बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जो खेल है वो अब उलट गया इन दोनों का। और शहबाज शरीफ साहब लंदन फरार हुए, इसके पीछे असल वजह क्या बनी है, इसकी मुकम्मल कहानी, एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं वो हम शामिल करेंगे आज दो टोक की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई है और इसकी तफसील भी बताएंगे। और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आइंदा इंतखाबात, इस हवाले से भी हमारे पास एक खबर है जिसे आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे। लेकिन राजा साहब, पाकिस्तान के अंदर एक भरपूर कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, और इमरान खान को बाहर अगर हमने आने दिया तो खान साहब का ना सिर्फ बयानिया जो है उसे हम रोकने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि इमरान खान को भी हम रोकने की सलाहियत नहीं रखते। अवाम मुंतज़िर है और अवाम इमरान खान को चाहती है कि वो इंतखाबात में भी हिस्सा लें। अच्छा, अब इसमें ना कुछ चीज़ें राय साहब बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये चार महाज थे। पहला महाज था तोशाखाना का, दूसरा महाज था साइफर केस का, फिर तीसरा अलकादिर ट्रस्ट का, और फिर 9 मई के वाकयात। अब इन तमाम महाजों के ऊपर इमरान खान के खिलाफ एक एक करके मुकदमात जो है वो निकाले जा रहे हैं। राय साहब, आपको याद है ना कि लाहौर में पुलिस अफसरान के सामने ये पेश हुए थे, एक GIT इन्होंने बनाई थी और उस GIT के अंदर ये भी कहा गया था कि खान साहब ने, क्योंकि जो तफ्तीशी जितने भी SSP रैंक्स के लोग बैठे हुए थे, उन्हें कहा था कि याद रखना मेरी हुकूमत वापस आ जाएगी, तो वो धमकी दी है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा जो है वो कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकी देने का भी बना दिया गया था। तो उसकी एक रिपोर्ट सामने आई, 2000 सफ़ों की राय साहब ये रिपोर्ट है, जिसमें लोगों के गवाहियां, शहादतें, इसके साथ साथ एविडेंसेस, वो कौन से एविडेंसेस हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है, SMS मैसेजेस हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, ये क्या है कोई नहीं जानता। एकदम से खबर आती है जी कि 2000 सफ़ों पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। राय साहब, इसके अंदर ना जो सबसे बड़ी कबाहत थी और सबसे बड़ा नुक्स जो पाया गया कि इमरान खान को इस रिपोर्ट में अगर आपने चार्जेस फ्रेम करने हैं या नामजद करके कटहरे में खड़ा करके सजा दिलवानी है तो ये नाकाफी हैं। प्रोसिक्यूशन बार बार कहती थी, पुलिस बार बार कहती थी, जो इनके खुंग किस्म के जो पुलिस वाले हैं ना, वो कहते थे कि सर इससे तो इमरान खान साहब अंदर नहीं जाएंगे। और हमने याद रखना चाहिए उन लोगों को जो खान साहब की गिरफ्तारी को फॉलो कर रहे हैं कि राय साहब 4 अदालतों से फैसला आ गया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने भी कहा कि ये मुज़ाहिका खेज बात है, ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा अपनी गिरफ्तारी भी खुद करवाए और उसके बाद अपने लोगों को कहे कि जाकर एहतजाज करो, कोई सबूत मौजूद नहीं है। फिर शहरियार अफरीदी, फिर शानदाना गुलजार, और फिर इसके साथ साथ GHQ के ऊपर हमला, फिर इसके साथ साथ रेंजर्स पर, इतनी सारी अदालतों के फैसले मौजूद थे। इमरान खान को फ्रेम करना शायद इतना आसान नहीं था। राय साहब, अब इन्होंने क्या किया है कि जो मरकजी मुकदमा है उसमें इमरान खान को जो बगावत की दफात है ना जी 120B, अब इसको भी शामिल कर लिया गया है, जिसकी कम से कम सजा जो है वो उम्र 2 साल और ज्यादा सजा जो है वो उम्र कैद है। यानी बगावत की सेक्शन जो है शामिल कर ली गई है और अब तहकीकात आगे बढ़ाई जाएगी। निकला कुछ नहीं, अब इन्होंने जो निकाला है वो है बगावत, और इमरान खान कैदी नंबर 804, और फिर दहशतगर्द भी बनाया गया इमरान खान को, और अब बागी नंबर 1 जो है, बागी नंबर 1 का टाइटल इमरान खान को दे दिया गया है। राज साहब, ये बगावत और बागी और इमरान खान को ये क्या साबित कर पाएंगे? क्योंकि मुझे सबसे बड़ा खतरा ये लग रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर ना कोई सोचता नहीं है कि हमारा मुल्क कहाँ पर स्टैंड करता है। पॉपुलर हुकूमत, जमहूरियत, ये बातें करते हुए ना हमें, मुझे तो कम से कम अपनी इस गुफ्तगू पर खुद ही हंसी आती है कि यार हम क्या बातें कर रहे हैं। हम क्यों जमहूरियत का मजाक उड़ाते हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कभी आएगी। राज साहब, हमारी कोई करतूतें तो नहीं है ना, हमारे जो ताकतवर और जो कमज़ोर लोग हैं
किसी की कोई करतूत ऐसी है कि हम कहें कि हम जमहूरियत को डिजर्व करते हैं। हम जमहूरियत को डिजर्व करते हैं ना साहब, क्योंकि हम तो तमगे अपने सीनों पर जी। लगा सकते हैं। किसी को बगावत का तमगा देंगे, कभी किसी को हम पकड़ कर अंदर कर देंगे, फिर मुकदमात, फिर मुल्क से भाग जाओ। यही आपकी सियासत है और यही रविश है। खान साहब को बागी नंबर 1 का अब दर्जा और लकब जो है और खिताब दे दिया गया है साहब। देखिए आशफी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन पहले ये अहम तरीन नुक्ता कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना और जेल से बाहर ना आने देना, इसके मुतल्लिक जो फार्मूला बनाया गया, ये फार्मूला क्या है और ये फार्मूला क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी एक बड़े मज़े की कहानी है। एक तो आशफी साहब, आज एक आज़ादाना सर्वे आया है। ये सर्वे किया गया है शरीफ ख़ानदान के नाम नहाद घर में, जिसको उन्होंने अपना नाम नहाद घर बनाया हुआ। ये वही इनका नाम नहाद घर है जहाँ पर इमरान खान साहब ने घुसकर इनको इबरतनाक शिकस्त दी थी। यानी लाहौर में इन्होंने पूरे पंजाब के तरक्याती फंड्स अरबों खरबों रुपये लगाए, उसके अंदर करप्शन भी की, लेकिन उसके बावजूद 4 में से 3 नशिस्तें ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब जीत गए थे। जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन, पूरी रियासती मशीनरी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काम कर रही थी, लेकिन खान साहब ने 3/4 अक्सरियत से लाहौर का इलेक्शन जीता था और मरियम नवाज़ ने पूरे अपने रियासती वसाइल इस्तेमाल करके, पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल करके, शहबाज शरीफ की हुकूमत को इस्तेमाल करके वहाँ कैंपेन की थी, लेकिन नतीजा ये निकला था। अब जो सर्वे आया है वो बड़ा दिलचस्प, क्योंकि अब तो इमरान खान साहब जेल में भी हैं, पूरी मरकज़ी क़यादत तहरीक इंसाफ की जेल में है। 344 रहनुमा ऐसे इस वक्त तहरीक इंसाफ के हैं जिन्हें जबर के तहत इमरान खान साहब का साथ छोड़ने पर मजबूर किया गया। और लाहौर की पूरी क़यादत, यानी लाहौर की पूरी क़यादत इस वक्त पीटीआई की जेल में है, जिनमें बदकिस्मती से पीटीआई की ख़वातीन भी शामिल हैं। जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने अभी तक इस मामले का नोटिस नहीं लिया। अपनी अहलिया को उन्होंने अपने साथ हलफ दिलवाने के लिए खड़ा तो किया, लेकिन ये जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि अभी लेटेस्ट अपडेट उसके अंदर ये आई है कि दहशतगर्दी की मज़ीद दफ़ात शामिल कर ली गई ताकि मुकदमा एक नए सिरे से शुरू हो जाए। और इन ख़वातीन का मुकदमा जब भी अदालत में लगता है तो कभी जज साहब गायब हो जाते हैं, कभी वकील गायब हो जाता है। अच्छा, अब हाशमी साहब, आप एक तरफ इमेजिन करें, और ये जो हमने ज़मीनी हक़ाइक़ रखे कि इमरान खान साहब भी जेल में, लाहौर की पूरी क़यादत जेल में, और अब एक आज़ादाना सर्वे आया और उसमें यह बताया गया है कि लाहौर के शहरियों से जब ये पूछा गया कि इमरान खान साहब जेल में हैं, अगला इलेक्शन होगा तो आप किसको वोट देंगे, तो 67% लोगों ने ये कहा, 67% लोगों ने, कि हम इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। ये लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कोई 33% कोई मिल जाएगा नून लीग को। ये बाकी 33% नून लीग, तहरीक लब्बैक, क्योंकि तहरीक लब्बैक की भी थोड़ी बहुत पेनिट्रेशन है लाहौर के अंदर, तहरीक लब्बैक, इसी तरह पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार, इन सब को मिला जुला कर 33% हिस्सा मिलेगा एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ कैंपेन भी नहीं कर सकते। पूरी क़यादत इस वक्त जेल के अंदर है और लोगों को अमूमन मायूसी हो जाती है जब पूरी क़यादत अंदर हो और आगे इस तरह का कोई, आप ये कह लें कि एक सिचुएशन नज़र आ रही हो कि पता नहीं ये पार्टी इक़्तिदार में आएगी या नहीं आएगी, तो लोग उसको प्रॉबली ये कहते हैं कि ये कोई इतना वाइबल ऑप्शन नहीं है, तो लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन पहली मरतबा हुआ है कि इमरान खान साहब जेल में हैं। ये पता है कि रियासत तहरीक इंसाफ को कलअदम करना चाहती है। ये पता है कि पूरा अदालती निज़ाम जो है वो इस वक्त यरगमाल बनाया जा चुका है। जज साहिबान को अमली तौर पर अगवा किया जा चुका है। अदालती फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जो फैसले दिए उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, जैसे पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद लोग डटे हुए हैं। ये पहली मरतबा हुआ है कि इमरान खान साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी और अपने करिश्मा के ज़रिए तारीख को उल्टा दिया है।
तारीख को मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब ने उल्टा कर रख दिया है कि लोग अब भी, कि इसके बावजूद लोगों को पता नहीं है कि इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लोग इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये वजह है कि इमरान खान साहब को ये प्लान बनाया गया है कि जेल से बाहर नहीं आने देना। अच्छा, इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं आने देंगे तो क्या इमरान खान साहब का नज़रिया जो है, या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, या क्या इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर आएँ? तो इसके ऊपर भी एक बड़े मज़े की खबर है। हमारे जो ज़राए हैं हाशमी साहब, उन्होंने हमें ये बताया है कि जिस तरह से इलेक्शन से पहले, हर इलेक्शन से पहले, हर कौमी असम्बली के इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने इंटरनल सर्वेस करवाती है, यानी आर्मी अपने इंटरनल सर्वेस करवाती है कि किस जमात को कितने वोट मिलेंगे और हमारी जो फेवरेट जमात है अगर उसको कितने वोट मिलें तो हमें कितनी बीच के अंदर धांधली करवानी पड़ेगी। यानी ये 75 साल से इस किस्म के सर्वेज होते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बड़ी, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, नून लीग भी इससे पहले 4-5 साल पहले तक पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी थी, जब तक इमरान खान साहब ने इनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज नहीं किया था, तो वो भी अपने सर्वेस करवाती है और तहरीक इंसाफ भी इंटरनल सर्वेस करवाती है। अब एक सर्वे करवाया है अभी रिसेंटली नून लीग ने, खुद ये सर्वे करवाया नून लीग ने, क्योंकि इनका ये ख्याल था कि ये जो तंजीमें करवा रही हैं, हालांकि ये आज़ाद तंजीमें हैं, तो चले हम खुद एक सर्वे करवाएं। तो उस सर्वे के अंदर ये बताया गया है कि अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर रहे, इलेक्शन अगर मार्च या अप्रैल 2024 में, जैसे अभी प्लान बनाया गया है कि 1 साल ताख़ीर का शिकार ना किया जाए और मार्च अप्रैल में इलेक्शन करवा दिया जाए, तो खान साहब के जेल में होने के बावजूद अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया गया तो तब भी 69 पॉइंट समथिंग इस तरह का एक फिगर आया है कि 69.3 या 2% वोट जो है वो तहरीक इंसाफ ले जाएगी। इसके बावजूद 69.23% वोट जो है वो तहरीक इंसाफ ले जाएगी अगर सिर्फ तहरीक इंसाफ इलेक्शन में चली गई। तो इस वजह से अब नून लीग ये चाहती है और मुतालबा ये कर रही है या ख्वाहिश ये कर रही है या मिन्नतें ये कर रही है इस्टेब्लिशमेंट की कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, तहरीक इंसाफ को कलअदम किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को जेल में डालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इमरान खान साहब को कैंपेन से रोकने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इमरान खान साहब की यूट्यूब पर जो उनके खिताबात थे उनको जेल में डालने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब सियासत का ऐसा महवर और ऐसा मरकज़ है कि कोई ख़बर इमरान खान साहब के बगैर कंप्लीट नहीं होती। आप बेशक चेयरमैन पीटीआई कह लें, कासिम के अब्बा कह लें, आप बेशक उनको जिस तरह से भी मुखातिब करना चाहते हैं, आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक, इसी तरह आपकी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, इसके ऊपर रोज़ाना 400-500 वीलॉग, 700-800 वीडियोस जितनी भी अपलोड होती हैं टिकटॉक पे और इसी तरह फेसबुक पे, तो हज़ारों की तादाद में वीडियोस, वो सारी इमरान खान साहब से रिलेटेड होती हैं। और मजबूरी ये है इस वक्त नून लीग के करीबी साफ़ियों की, आप सितम ज़रीफ़ी देखें ज़रा, नून लीग के जो करीबी साफ़ी हैं, सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर उन्हें कोई वीलॉग करना पड़े तो उसके अंदर भी इमरान खान साहब का जिक्र खैर किए बगैर उनका वीलॉग नहीं होता। यानी अगर वो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस पर वीलॉग करके देखें, नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस पर करके देखें, निगरान हुकूमत की परफॉर्मेंस पर करके देखें वीलॉग, तो जब तक इमरान खान साहब का नाम टाइटल में नहीं आएगा, थंबनेल में नहीं आएगा, इमरान खान साहब के मुतल्लिक खबर किसी मेन स्ट्रीम टीवी के प्रोग्राम में नहीं चलेगी। जो आपके 8 बजे मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं, सियासी मेन्यू ऐसा मुकम्मल नहीं होता। इमरान खान हर मोबाइल के अंदर है, हर दिल के अंदर है, हर टैब के अंदर है, हर टीवी के अंदर है, हर सोशल मीडिया ऐप के अंदर है। तो आप बेशक चेयरमैन पीटीआई कहें या इमरान खान साहब का नाम टीवी पर ना चलने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शऊर का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ गया है। इमरान खान साहब का नजरिया लोगों के दिलों में घर कर आपको मालूम है कि ये जो खौफ की अलामत बन गए हैं ना, और जो सर्वेस जिनका जिक्र आप कर रहे हैं राय साहब, अब हुआ ये है कि
इमरान खान साहब के खिलाफ अब एक और केस जो है वो खोल दिया गया है। बगावत की दफात तो इन्होंने शामिल की, लेकिन राय साहब एक और महाज जो है वो खोल दिया। इतने डेस्परेशन का ये शिकार हो गए हैं तमाम लोग। और खबर ये आ रही है कि खान साहब, आपको याद है ना कि जब हुकूमत भी पैसे इकट्ठे कर रही थी पीडीएम की, और खान साहब ने भी फिर इकट्ठे किए सैलाब जदगान के हवाले से, तो कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि जो पैसे आपने इकट्ठे किए थे हुकूमत में रहते हुए उसका क्या बना? क्या सिंध के अंदर लोगों को पैसे मिले, उनके घर बन सके? और पंजाब के वो इलाके, फिर बलूचिस्तान के वो इलाके जहां पर सैलाब आया, क्या लोगों के घरों को रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से लोगों को गुजारा गया? नहीं गुजारा गया। यहाँ पर टेलीथॉन के फंड्स के गलत इस्तेमाल पर इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक और केस जो है वो तैयार कर लिया गया है। अब ये कौमी एहतसाब ब्यूरो है जी, नैब, और इसने ये केस जो है वो तैयार किया है। और ज़राए व्यूअर्स ये राय साहब ये बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई पर टेलीथॉन के जरिए जमा फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। उन्होंने अगस्त 2022 में टेलीथॉन के जरिए फंड्स इकट्ठे किए थे। ज़राए ये बताते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें करोड़ रुपए के घपलों का इल्ज़ाम है। ज़राए ने यह भी बताया कि नैब हेडक्वार्टर्स को इंक्वायरी की मंजूरी की दरखास्त मौसूल हुई है। नैब रावलपिंडी ने केस की शिकायत की तस्दीक करके इंक्वायरी में बदलने की दरखास्त की। अब ये मसला यहाँ पर ये है कि खान साहब क्या प्राइवेट पर्सन है? राय साहब, इसमें क्या कानूनी नुक्ता हो सकता है जिसको हम कहें कि ये इसमें एक रुकावट हो सकती है, या फिर रुकावट नहीं होगी और इमरान खान के खिलाफ एक और केस जो है वो तैयार हो जाएगा? हाशमी साहब, इसके पीछे एक दिलचस्प हकीकत और एक दिलचस्प स्टोरी है। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि शौकत खानम हॉस्पिटल, इसके मुतल्लिक मैंने एक कॉलम लिखा था दुनिया अखबार में, मौत से लड़ते नन्हे फरिश्ते जी। और उसके बाद वो इमरान खान साहब ने उसको ट्वीट भी किया, अपने फेसबुक का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ पर भी शेयर किया गया। और इसी तरह ये शौकत खानम हॉस्पिटल के जो आपके सीईओ हैं, जो इमरान खान साहब के दौर में मुशीर सेहत भी रहे, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया, मुझे सारी डिटेल्स भी दी। तो हाशमी साहब, उस वक्त, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त का एस्टिमेटेड फिगर ये था कि शौकत खानम हॉस्पिटल को एक साल में चलाने के लिए हर साल 22 से 24 अरब रुपए के फंड्स दरकार होते थे। प्रॉबली अभी वो फंड्स जो हैं वो 30 से 32 अरब रुपए पर चले गए होंगे हर साल का ये जो खर्च है। और ये जो 32 अरब रुपए हैं ये डोनेशंस के ज़रिए आते हैं, डोनेशंस के ज़रिए आते हैं, लोगों के जो अतियात हैं उनके ज़रिए आते हैं। इमरान खान साहब पर हर तरह का इन्होंने इल्ज़ाम लगा लिया, लेकिन लोगों का ट्रस्ट इमरान खान साहब पर इतना ज़्यादा है कि लोगों को पता है कि इमरान खान साहब ना एक पाई खाएंगे, ना किसी को एक पाई खाने देंगे। इस वजह से ये कहा जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, और एक मैंने इंटरनेशनल जरीदे में ये मजमून भी पढ़ा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में शौकत खानम हॉस्पिटल का बनना और इसका इतने अरसे तक कायम रहना एक मुआजिज़ा है। हाशमी साहब, जब ये हॉस्पिटल कायम हुआ था तो उस वक्त तमाम जो माहिरीन थे सेहत के शोबे से जुड़े, वो ये कह रहे थे कि ये इमरान खान साहब ने चंदा मांग कर, अतियात मांग कर, कुछ अपने पास से चंदा देकर ये किसी तरीके से बना तो लिया है, लेकिन इसका एक्सपेंस इतना है कि ये इसका चलना मुमकिन नहीं है। यानी वो ये कह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट भी चला, पेशावर का प्रोजेक्ट भी बना और कराची का प्रोजेक्ट भी बना, ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल का। और इसके अलावा नमर यूनिवर्सिटी भी इमरान खान साहब के क्रेडिट पर है। शौकत खानम हॉस्पिटल का करप्शन का आज तक कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। अरबों रुपए, मैं कह रहा हूँ इस वक्त 30 से 32 अरब रुपए या शायद इससे भी ज़्यादा सालाना चाहिए होते होंगे इस वक्त। तो लोग जो वहाँ पर दे रहे हैं अतियात, आज तक कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं बना। तो इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब जो इससे पहले भी फंड रेजिंग करते रहे हैं पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान साहब ने इसके अंदर कोई बेज़ाब्तगी की हो। इमरान खान साहब ने अगर कोई करप्शन करनी होती तो वो टेलीथॉन में करते। इमरान खान साहब 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, सिर्फ एक इशारा अबरू से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोलते ना, इशारा अबरू से ही कह देते कि ये 2-4 हाउसिंग सोसाइटियों के एनओसी अप्रूव कर दें, तो खान साहब ने 20-22 अरब रुपए बड़े आराम से कमा लेने थे। तो वो टेलीथॉन में ये 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए की करप्शन करेंगे। तो इससे ज़्यादा मुज़िका खेज़
इल्ज़ाम या केस हो नहीं सकता, लेकिन ये हाशमी साहब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन का कोई सॉलिड केस बनाने के लिए इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए ये इस किस्म के ब्लंडर कर रहे हैं। कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा कि जो शख्स प्राइम मिनिस्टर रहा, जिसकी रिप्यूट पे शौकत खानम हॉस्पिटल और जिसकी साख पे नमल जैसा इदारा जो है इस वक्त खड़ा हुआ है, वो कोई 2-4 करोड़ रुपए की करप्शन करेगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जब ये टेलीथॉन की तो उन्होंने कोई सरकारी फंड्स के मुतल्लिक या सरकारी फंड्स थोड़ी इकट्ठे किए, ना ही इमरान खान साहब उस वक्त कोई सरकारी ओहदेदार थे जिस वक्त इमरान खान साहब लेकिन ने। आपको राय साहब आपको लगता नहीं है क्योंकि नैब इस वक्त जो है वो इंक्वायरी स्टेज पर भी वारंट जो है वो जारी कर सकता है, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर? देखिए वारंट या तो अभी भी कंफ्यूजन मौजूद है पाकिस्तान के अंदर तो इतनी अंधेर नगरी है, वारंट तो एक मजाक है हाशमी साहब। यहाँ पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे बड़ी कोर्ट आपकी समझी जाती है, सबसे मौसर अदालत समझी जाती है, सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल केसेस सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगते हैं। वहाँ के जज आंसुओं से रोए हैं कि हम फैसले देते हैं कि रिहा करो और वहाँ पे दोबारा उस शख्स को अगवा कर लिया जाता है। 12 मरतबा तो परवेज लाई को अगवा गिरफ्त कर लिया जाता है। लेकिन तो इसलिए वो लेकिन राय साहब इसमें एक नुकता ये है ना कि अगर नैब के कवानीन जो तरमीम की गई थी वो रीइंस्टेट दोबारा उसी तरह हो गए और मुकदमात खुल गए, तो फिर वो कवानीन उसी तरह देखे जाएंगे और इसका नुकसान, क्योंकि आपको याद होगा ना राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अब इमरान खान की किसी सूरत भी जो है ज़मानत नहीं हो सकेगी और वो अब भूल जाएं कि ज़मानत होगी। तो लग ही रहा है कि जब ये नैब तरमीम, मैं तो उस दिन भी ये कह रहा था राय साहब कि ये सिर्फ और सिर्फ तमाम सियासतदानों को एक ही छड़ी से हाँकने के लिए नैब तरमीम इस्तेमाल किया गया है उमर अता बंदयाल को। उमर अता बंदयाल ने कोई तारीखी फैसला अपने नाम के लिए नहीं दिया था, बल्कि एक छड़ी किसी को पकड़ानी थी कि ये तमाम सियासतदान हैं और अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इन्हें नचाएं। और अब वही कुछ हो रहा है, चाहे वो खान साहब होंगे, इंक्वायरीज जमानतें नहीं होंगी, अंदर रखा जाएगा 90 रोज़ के लिए बगैर जमानत और किसी और को वक्त मिल जाएगा। और दूसरे लोग जो मुल्क में वापस आना चाहते हैं, नवाज शरीफ होगा या जरदारी के केसेस खुल गए जो कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट की इंसेंट बजा देंगे। और दूसरे साहब जो हैं राय साहब वो कह रहे हैं कि जब मैं आऊँगा तो 2 जर्नैलों का मैं हिसाब करूँगा। और राना सनाउल्लाह ने भी ये बातें कही हैं। मैं चाहूँगा कि इस पर आप तफसील से हमें बताएं कि ये जो नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की इंसेंट और हम नहीं छोड़ेंगे, क्या कभी ऐसा होगा कि एक जनरल के खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में केस जाए तो राय साहब क्या इस्तदा की जाएगी? क्या काजी फायद ईसा साहब कोई फैसला सुनाएंगे और क्या इस्तदा होगी कि इस शख्स से हमारी हुकूमत ख़त्म की? तो सबूत कहाँ से आएंगे? ये क्यों मजाक बनाते हैं और ये क्यों बयानिए तक की हद तक जो है अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हुकूमत नवाज शरीफ की ख़त्म हुई, मुजरिम वो बने, किस तरह बने, आप बता नहीं सके थे ये पैसे कहाँ से आए। बच्चे की तनख्वाह पर एक ऐसा फैसला सुनाकर हमेशा के लिए मजाक बना दिया गया, हालांकि इससे पूछना चाहिए था कि एवन फील्ड के पैसे जो हैं वो कहाँ से आए। तो राय साहब आपको क्या लगता है ये बयानिया और नवाज शरीफ और फिर दूसरी तरफ ये जो बातें कर रहे हैं, इनको गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है या फिर प्रेशर बिल्डिंग एक टैक्टिक्स हैं जो नवाज शरीफ की तरफ से अपनाया गया? क्योंकि राय साहब खबर ये आ रही है कि इस वक्त ना तकरीबन दोनों जो केसेस हैं वो खुल गए हैं, यानी आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी केस खुल गए हैं, यानी 80 के करीब हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर सियासतदानों 80 के करीब केसेस हैं जो खुल गए। देखिए आशफी साहब, एक तो इमरान खान साहब को ये पता था कि नैब तरामीम के ख़िलाफ़ उनकी जो पटिशन है इसके ऊपर जब फैसला आएगा तो उनको बोगस केसेस में जब गिरफ़्तार किया जा चुका होगा, ये तो इमरान खान साहब को पता था कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, तो इससे ज़मानतों की हद तक इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इमरान खान साहब को ये भी पता था कि उन्हें चूँकि बोगस केसेस में गिरफ़्तार किया गया है, अगर मेरिट के ऊपर फैसला हुआ तो इमरान खान साहब को कोई नैब के कवानीन में तरमीम के ज़रिए रिलीफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, ये कोई तारीख़ी फ़ैसला तो नहीं था। इमरान खान साहब अगर ये फ़ैसला ना भी आता तो तब भी इन आइदर केस इमरान खान साहब को इन्होंने बाहर नहीं आने देना था। इसलिए ये कहना कि ये तरमीम का फ़ैसला कलअदम हो गया तो इस वजह से इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जब साइफ़र केस में इमरान खान साहब की जाली गिरफ़्तारी डाली गई उस वक्त तो ये नैब तरमीम को कलअदम करने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया था, नंबर 1।
नंबर 2 जो आपने कहा कि जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ केस, अच्छा जनाब बाजवा के ख़िलाफ़ केस चलाकर दिखाएं और चलाएं। नवाज शरीफ को लाजमन जनाब बाजवा के ख़िलाफ़ केस चलाना चाहिए। पूरी कौम चाहती है कि जनाब बाजवा के ख़िलाफ़ केस चले। जनाब बाजवा के साथ डील करके नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, यानी शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार में आया, तो जनाब बाजवा भी, उनके पास भी एक मौका होगा, क्योंकि जनाब बाजवा ने जिस तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन किया, इस वजह से लोग चाहते हैं कि वो कटहरे में आएँ और उन लोगों के हाथों से कटहरे में आएँ जिनको उन्होंने रिलीफ किया, जिनको रिलीफ दिया और जिन पर एहसान किया, यानी जो मुजरिम थे, इश्तिहारी थे, मफरूर थे, अदालतों के फैसलों के नतीजों में जिनको भगोड़ा करार दिया गया, उनको बना दिया हुक्मरान जनाब बाजवा ने। तो इसलिए जनाब बाजवा का एहतसाब जब इन्हीं के ज़रिए होगा तो फिर बड़ा मज़ा आएगा, अवाम को भी बड़ा मज़ा आएगा और जनाब बाजवा को भी पता चलेगा। लेकिन ये कोई एहतसाब नवाज शरीफ जो है वो नहीं करने वाले, ना ही नवाज शरीफ में कोई इतनी जुर्रत है, ना ही वो कितने इनकलाबी सियासतदान हैं कि जनाब बाजवा का इस तरह से वो एहतसाब करें, क्योंकि उनको पता है कि जनाब बाजवा इनका सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देंगे कि किस तरीके से इन्होंने मुझसे डील मांगी थी, किस तरीके से ये मेरी मिन्नतें करते थे, किस तरीके से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान थे और डिग्गी में छुप कर आकर मुझसे मुलाकातें करते थे गाड़ियों की डिग्गी में बैठकर। तो एक तो ये अपने आप को थोड़ा सा कोई इनकलाबी और नज़रियाती ज़ाहिर करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब बाजवा का हम एहतसाब करेंगे। अच्छा, अब जो केसेस खुले हैं वो आसिफ अली जरदारी के, नवाज शरीफ के और इसी तरह राजा रेंटल यानी राजा परवेज़ अशरफ के और बाकी कोई 81 से ज़ायद जो सियासतदान हैं उनके केसेस खुले हैं। इसके पीछे हाशमी साहब, अब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट जो है अमलन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान की हुक्मरान है, यानी एक तो शरीफ ख़ानदान के दौर का तसलसल है और उसके बाद अब अमलन सुपरविजन जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की है। और सबको पता है कि ये जो आपके निगरान वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल हक काकड़, इनका नाम भी राजा रियाज के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था और शहबाज शरीफ को भी ये पैगाम दिया गया था कि बस जो पर्ची से वो अपना नाम निकालेंगे, चुपचाप आपने बिल्कुल चूं चरा नहीं करनी और आपने वो नाम एक्सेप्ट कर लेना है। तो अब 80-81 जो ये केस खुलेंगे, जो खुल रहे हैं, जिसका पहला हमने ये मज़हर देखा और पहला उसका मुजाहरा ये देखा कि शर्जील मेमन की करप्शन का केस खुल गया है, बाकायदा खुल गया है, उसकी प्रोसीडिंग जो हैं वो बाकायदा अमलन अब स्टार्ट हो रही हैं। और इसी तरह मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ केसेस और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस भी खुलेंगे। तो इससे इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा ये होगा कि उनको बिलावल जरदारी, जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगले धांधली ज़दा इलेक्शन में हमें भी आप उतना ही हिस्सा दें जितना नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को देना है, तो इस तरह के लोगों को कंट्रोल करने में इस्टेब्लिशमेंट को आसानी होगी, क्योंकि अब उनके पास एक टूल आ गया है कि देखें अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो ये हमारे पास आपके ख़िलाफ़ केसेस खुले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और नैब के जो सरबराह हैं ज़ाहिर है वो भी फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं, एक रिटायर्ड जनरल हैं, तो इसलिए फ़ौज को हमेशा ये सूट करता है जब इस किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा होती है कि उनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त बारगेनिंग चिप आ जाती है और उसके ज़रिए फिर वो अपनी शराइत बनवाते हैं। उसके ज़रिए किसी सियासतदान को अगर उन्होंने ग्रिल करना हो तो वो सियासतदान को ग्रिल भी कर सकते हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ जो कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को मैं वापस आऊँगा, अगर वो यहाँ आकर मिसाल के तौर पर जिस तरह इससे पहले वो हमेशा उनकी ये ख्वाहिश होती है कि कोई भी आर्मी चीफ हो तो हमारे सियासी मकासद पूरे करे, तो इस तरह का कोई मिस एडवेंचर अगर वो करते हैं तो ये केसेस जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए और ये फ़ाइल जो हैं ये बड़े काम की फ़ाइल्स हैं, ये उस वक्त इस्तेमाल होंगी, ये उस वक्त भी इस्तेमाल होंगी जिस वक्त आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी इस तरह की कैंपेन करेंगे कि जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हदफ होगी, तो उस वक्त भी इन केसेस के नतीजे में ये आसिफ अली जरदारी वगैरह को अंदर जो है वो जाना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये केसेस इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं खुल सकते। नैब कुछ नहीं है हाशमी साहब, नैब कुछ नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया,
और एसएसपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एसएसपी रैंक के ऑफिसर की कोई मजाल नहीं है, कोई जुर्रत नहीं है हाशमी साहब कि वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहे कि इन्होंने कोई बगावत की है। नैब कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, इसी तरह ये जो आपके पुलिस ऑफिशियल्स हैं ये कुछ नहीं है। आप देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। कुछ हुआ है? तो क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये तमाम जो आपके बाकी अनासिर हैं, बाकी इदारे हैं, ये एक कुव्वत के ताबे इस वक्त काम कर रहे हैं और शरीफ ख़ानदान जो है वो उस कुव्वत से बार बार मिन्नतें ये कर रहा है कि हमें इमरान खान साहब से जो इंतखाबी शिकस्त है उससे बचाएं। इसलिए अब इस फार्मूले पर काम हो रहा है कि अप्रैल में, यानी इमरान खान साहब को कम से कम अप्रैल 2024 तक कैद में रखा जाए और उसके बाद जब ये एक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में शरीफ ख़ानदान मुसल्लत हो जाए तो उसके बाद हालात देखे जाएं कि उनको कितनी अक्सरियत दिलाने में कामयाब हो सकते हैं और फिर इमरान खान साहब से बात भी की जाए कि अब तो जैसे तैसे हुकूमत बन गई है तो कोई क्या, अगर वो बाहर आएंगे तो क्या कोई एहतजाज वगैरह करेंगे या नहीं। तो ये प्लान तो बनाया गया है, लेकिन हाशमी साहब इस प्लान के अंदर भी बड़े आप ये कह लें कि ग्लिचेस हैं, टेक्निकल ग्लिचेस हैं। क्योंकि क्या तहरीक इंसाफ को कलअदम करना मुमकिन होगा? इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ये कलअदम तो करवाएंगे, प्लान तो यही है कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए करवाएंगे, लेकिन जब ये जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये मत भूलें, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा अगर चीफ जस्टिस बन गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर कब्ज़ा हो गया है। ये मत भूलें कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा बेशक चीफ जस्टिस हैं, लेकिन किसी भी बेंच में जब वो बैठेंगे तो उनका एक वोट होगा। चीफ जस्टिस के कोई 2 या 3 वोट नहीं होते कि चीफ जस्टिस, अगर 3 रुकनी बेंच है तो चीफ जस्टिस का फैसला बाकी 2 जज साहिबान पर भारी पड़ सकता है। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अव्वल तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के लिए भी ये नामुमकिन होगा कि तहरीक इंसाफ को अगर कलअदम किया जाए और इसके ख़िलाफ़ ऑब्वियसली फिर जो पटिशन जाएगी तो वो इस पटिशन को रद्द कर दें और ये कहें कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करने का फ़ैसला ठीक है। ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के लिए भी नामुमकिन होगा। लेकिन जो बाकी जज साहिबान हैं जिनके रिमार्क्स से अभी भी पता चला कि वो अभी भी कानून के साथ खड़े रहना चाहते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, इसी तरह जस्टिस आयशा, तो अब तो ख़ुद इन्होंने एक कमेटी बना दिया है जो कि बेंच बनाएगी। तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा क्या सारे अपने हम ख्याल जज साहिबान का कोई बेंच बनाएंगे? अगर इस तरह का बेंच बनाएंगे तो फिर तो जस्टिस बंदयाल पर जो ये इल्ज़ामात लगाते थे वही इल्ज़ाम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पर भी लगेगा। तो ये इसके अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। फिर ये भी कि लोग क्या एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन को तस्लीम कर लेंगे पाकिस्तानी अवाम? इससे भी ज़्यादा अहम यह है कि इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन को इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हासिल नहीं होगी, आलमी सतह पर इसकी कोई कबूलियत नहीं होगी और नतीजा क्या होगा कि इलेक्शन के नतीजे में हमेशा सियासी इस्तेहकाम या माशी इस्तेहकाम आने का जो इम्कान होता है वो सियासी और माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क के अंदर इसी तरह अफरा तफरी होगी और इस वक्त तो हालात हाशमी साहब इस नैज पर पहुँच चुके हैं, इस नैज पर पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी भी हो सकती। लोग इस कदर तंग हैं, जिस तरह से महंगाई के अजाब में लोगों को इस वक्त महंगाई के अजाब के नीचे दबाया गया है, तो लोग इस कदर तंग हैं कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी भी हो सकती है। तो अगर आप इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मकबूल पार्टी जो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठे रख सकती है, जिसकी प्रेजेंस भी नहीं, जिसकी चंद हफ्ते पहले तक पंजाब में, केपी में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत थी और फिर कराची के शहरी इलाकों का एक बहुत बड़ा मैंडेट था, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत थी, क्या उस पार्टी को अगर इलेक्शन से बाहर रखेंगे तो उस पर रिएक्शन नहीं आएगा? और कितने ज़ख़म लगाने हैं रियासत के सीने पर। तो जाहिर है कि अगर इतना बड़ा मिस एडवेंचर किया जाएगा तो 24 करोड़ लोगों को आप बहिरार में तो गर्क नहीं कर सकते, इसका रिएक्शन आएगा और हालात फिर इसी तरह हाशमी साहब, ये जो आपका 1971 का सानिया हुआ था, सानिया मशरकी पाकिस्तान, हालात इसी तरह इस किस्म के सानियात की जानिब जाते हैं। राज साहब, खबर ये आ रही है कि पंछी अपने घोंसलों को वापस लौट रहे हैं
और जो जिसका मुल्क है वो उसी की तरफ वापस आ रहा है। मरीम नवाज़ वापस आ रही हैं बरतानिया में। शहबाज शरीफ साहब कुछ दिन पहले ही गए थे, फिर वो वापस आ गए हैं, बल्कि शायद उन्हें कुछ ज़्यादा घंटे भी गुजरे नहीं होंगे। कहा यह जा रहा है कि इनकी लाहौर में पाकिस्तान में भी मीटिंग हुई और अब जुमे को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम की, यानी ये ट्राइका है हाउस ऑफ शरीफ का, ये बैठकर फैसला करेगा कि नवाज शरीफ की वापसी होनी है नहीं होनी। और बताया ये जा रहा है कि जब से ये जो केसेस खुल गए हैं ना, और नैब जिस तरह से एक्टिव हो गई है और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, और फिर इनका ये इस्टेब्लिशमेंट वाला बयानिया, अब इसके ऊपर कोई हिकमत अमली तैयार होगी। राय साहब, ये जो कुर्सियों के लिए किराया दे दिया गया है, ये ज़ाया जाएगा कि या फिर इन कुर्सियों पर आवाम को बैठने का मौका ज़रूर मिलेगा? देखिए आजमी साहब, सबसे ज़्यादा तो शहबाज शरीफ खुश होंगे कि चले ये केसेस खुले हैं, हो सकता है कि नवाज शरीफ की वापसी रुक जाए। शहबाज शरीफ ने तो आखिरी वक्त तक जोर लगाया कि कहीं से भी कोई ज़मानत ना मिले, लेकिन मरियम नवाज़ को पता था कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ की सियासत को माइनस कर रहे हैं, और मुझे भी यानी मरियम नवाज़ को भी माइनस कर रहे हैं। और मरियम नवाज़ का कंसर्न इसलिए था कि मरियम नवाज़ को पता है कि ये आखिरी चांस है, क्योंकि ये तय हो गया है कि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा इलेक्शन होगा। ये आखिरी चांस है कि वो प्राइम मिनिस्टर यानी नवाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके बाद वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। ये नहीं कि अपने कोई सियासी तौर पर फाल नहीं रह सकेंगे, बल्कि इसलिए कि बार बार तो इतना बड़ा धांधली ज़्यादा इलेक्शन मुमकिन नहीं होता। तो इस वजह से उन्होंने ये पूरा जोर लगाया कि नवाज शरीफ जो है वो हर सूरत में वापस आएँ। लेकिन ये जो शरीफ ख़ानदान की एक अंदरूनी चपकदिश है और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कौन इस वक्त स्ट्रिंग्स जो है वो पुल कर रहा है, इसके मुतल्लिक भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी हमारे पास है, वो हम अपने अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है राय साहब। ये और खान साहब के इंशाल्लाह मुतल्लिक भी बताएं हाशमी साहब, ये जो केस है खान साहब का, इसके मुतल्लिक भी ज़रा मुख्तसरन बता दें 30 सेकंड में। खान साहब के जो वकील ने बात की। राय साहब, नईम पंजोता साहब ने ये कहा है कि हम अदालत के रूबरू पेश हुए और एक तो क्वैशमेंट की दरख्वास्त थी, उसको डीलिस्ट कर दिया गया। फिर ये कहा गया कि इमरान खान की तस्वीर से भी लोग डरते हैं। उसकी वजह ये बनी है क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर्स और इमरान खान को पेश किया जाए, इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। अदालत के अंदर ही, जेल के अंदर ही अदालत लगाई जाती है, वहीं पर जज जाता है, फैसला सुनाते हैं। अभी हो ये रहा है कि इमरान खान की तस्वीर, राजा साहब इमरान खान के नाम से भी ये डर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए, उनकी हालत को दुनिया ने देखा, चूंकि जिस तरह उनके हौसले बुलंद हैं, तो शायद किसी का बयानिया जो है वो ज़मीन बोस उसके समेत हो जाएगा। तो इसलिए इमरान खान की जो तस्वीर है, इससे भी लोगों के अंदर एक खौफ जो है वो नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।